बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, कितना ईरान का हमला लीथल है? कैन यू इमेजिन द स्केल? देखिए, नो डाउट ईरान का बहुत लॉस हुआ है। ईरान मतलब आप अंदाजा लगाए ना, आपके 170 मासूम बच्चियां जी, जिस तरीके से उनके ऊपर हमला 200 से ऊपर। आज ही उनके वजीर तालीम ने बताया है कि असातिज़ा और स्टूडेंट्स 200 से ऊपर शहादतें हैं जी। उसके बाद उनके सुप्रीम लीडर, उनके इंतहाई अहम तरीन ओहदों के ऊपर बैठी हुई ऐसी शख्सियत जो उनके लिए बहुत कीमती थी, वो जो है उनको शहीद कर दिया गया। ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत डैमेज हुआ है, उनके यहाँ बमबारी हुई है। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया सर पकड़ के बैठी है कि ईरान ने रिटालिएट कैसे किया। ईरान ने अमेरिका के, मैं इसके ऊपर तफसीली वीडियो भी कर चुका कि वो जो देखे ना, पूरा अरब और इसराइल वार आप पढ़ लें और अब ईरान की 12 दिन की जंग इसराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ देख ले, कितना फर्क है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमें क्या बताता है, वाकयाती शवाहिद और आने वाली खबरें हमें क्या बताती हैं कि ईरान जो है उसने अमेरिका के, इसराइल के जो अर्ली वार्निंग रडार्स थे वो तबाह कर दिया। जंग की आवाज नहीं है, बारिश और बादल गरज रहे हैं। हाँ, और ये शुक्र है कि बड़ी जो है वो टाइमली बारिश होगी, वरना इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मौसम जो है वो बड़ी हद तक गर्मी की तरफ जा चुका था। अब सुना है कि इस बारिश के बाद जो है वो थोड़ी सी ठंड वापस आएगी, थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाएगा। बहरहाल जो इस रीजन में खास तौर पर, जिस तरीके से मैं माइक देख लूंगा, माइक दोनों चालू हैं जी, माइक दोनों चालू हैं। जो ईरान है, ईरान ने उनके अर्ली वार्निंग, उनके रडार्स तबाह कर दिए हैं। जब ही तो आप देखें ना कि बड़े अनप्रेसिडेंटेड सीन्स हैं कि आपको F-35, F-15 या F-16 तैयारा उड़ा के चेज करना पड़ रहा है ईरान के स्लो मूविंग ड्रोन्स को, शाहिद टेक डाउन कर भाई शाहिद ड्रोन्स जो हैं उनके। और अब उन्होंने उनका एक नया वेरिएंट लॉन्च किया जो इलेक्ट्रिक बैटरी से चलता है। उसका पंखा जो है वो अब आगे है, पहले वाले का जो वेरिएंट था उसका पंखा पीछे था, अब इसका पंखा जो है ना वो आगे है। और वही उसकी जो है ना खास सी 2 स्ट्रोक इंजन वाली आवाज, क्योंकि उसमें इंजन वो वाला लगा हुआ है, लेकिन अब उसे इलेक्ट्रिक मोटर से उसको जो है वो पावर किया जा रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में जो डिप्लीशन है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास कुछ पैसे की कमी है। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हाथ साफ किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने, बावजूद इसके कि अमेरिका 500 बिलियन पर वीक इस वक्त भी उधार ले रहा है, 50 बिलियन डॉलर्स पर वीक अमेरिका की बोरोइंग है। मैं आज ये भी थोड़ी देर पहले जो है वो पब्लिश हुआ है फिगर, मैं उसको देख रहा था। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से उसने वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर कब्जा किया एक तरीके से, उसके बाद उसके पास पैसे की बहुतात तो है, लेकिन बात यह है कि जो जैसे कहते हैं ना कि मशीन बनाने वाले हाथ तो उनके पास उतने ही है ना, वो उनकी तादाद तो 4 गुना या 5 गुना नहीं हो गई। सही। तो जो इंटरसेप्टर्स बनते ही एक लिमिटेड तादाद में, और उसको बनाने की कैपेसिटी ही नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कोई इंटरसेप्टर बना सकते हो। तो ऐसी सूरत हाल में अमेरिका जब उसको अब वाले थार्ड तबाह हो गए, अब खबर आ रही है कि साउथ कोरिया से थार्ड जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं मिडिल ईस्ट। साउथ कोरिया कहेगा कि ये थार्ड आपको हमें भाई किम जोंग के सामने डाल दिया। और इनकी मेजबानी करने के नतीजे में साउथ कोरिया ने चाइना के साथ बहुत बड़ी सफारती टक्कर ली। चाइना को ऑब्जेक्शन था, इनके दरमियान अरबों डॉलर की सियाहत होती थी, टूरिज्म थी, बहुत बेहतरीन, अब हालात बहुत बेहतर हालात थे। ये जो थार्ड है, इसके नतीजे में उनके साथ क्या हुआ? दूसरा, अगर चाइना जो है वो आज से हफ्ते 10 दिन के बाद ताइवान की तरफ मूव करता है, तो इस जंग में फंसा हुआ अमेरिका क्या करेगा? और फिर सबसे बड़ी बात यह कि देखिए उनकी साख को कितना नुकसान हुआ। ये जंग आपस में इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, मुसाद वाले उसके ऊपर आ जाते हैं, खबर कहीं वो ना हो जाए। ये जो सिचुएशन बनी है ना, देखें मुसाद फ्रॉम डे 1 कुछ ऐसी पुरस्कार डेवलपमेंट्स हुई हैं इस रीजन में कि जिसकी बुनियाद पे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि मुसाद नॉर्मल गेम्स तो नहीं करती होगी ना। जाहिर है कि वो इस पूरे रीजन में, जैसे ईरान में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पकड़ा गया था, कब से काम कर रहे थे, कौन कौन उनके साथ मुलव्वस था। फिर जैसे सऊदी अरब पे अटैक होता है, ग्रीस पे अटैक होता है, अजरबैजान पे अटैक होता है, तुर्किया पे अटैक होता है, तो पीछे ईरान नहीं निकलता। पीछे हाथ यही मुसाद का निकलता। अब इनका एक इंटेलिजेंस एंड स्पाई नेटवर्क तो है। कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जिनके बारे में फर्दर इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, आप ये देखें कि जो अभी सिंगापुर का जहाज
तेल बरदार जहाज, वो तबाह हुआ है। उन्होंने फौरी तौर पे ईरान के खिलाफ रिएक्ट नहीं किया, और पासदाराना इनकलाब ने कहा कि हमने नहीं किया। वो कह रहे हैं कि हम अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्रू को ओमान ने बचाया है, और इसके पीछे भी खदशा ये है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है मोसाद का। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मोसाद, लाइकली यही है कि उनके जो स्लीपर सेल्स मौजूद हैं ईरान में और उनके जासूस एजेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने ऑब्वियसली बहुत सारे अहम इंफॉर्मेशन भी फराहम की, इजराइलीज़ को और अमेरिकन्स को लोकेशंस भी फराहम की, जो हालिया दिनों में एहतजाज हुए उनको भी ऑर्केस्ट्रेट करवाया, वो जो सब कुछ करवा रहे थे, तो क्या उनकी इतनी पेनिट्रेशन नहीं होगी कि वो फॉल्स फ्लैग अटैक्स फ्रॉम ईरानियन टेरिटरी लॉन्च कर सके? ईरान ने जितने भी अटैक्स हुए उनको ओन किया, कुछ अटैक्स हैं जिनको ओन नहीं किया। वो कहता है रास तनूरा की ऑयल रिफाइनरी के ऊपर मैंने हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने फलां ऑयल फैसिलिटी के ऊपर हमला नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमने किब्रस पे हमला नहीं किया, साइप्रस के ऊपर हमने नहीं भेजे ड्रोन या मिसाइल। फिर उन्होंने कहा कि हमने तुर्की पे हमारे ऑर्डर्स के ऊपर नहीं हुआ, अजरबैजान के ऊपर हमने नहीं किया। अब इस सारी सिचुएशन में मोसाद को, और ये क्यों लगता है कि सूट करता है, लिंडसे ग्राहम जो कहता है कि मैंने लॉबी किया है, मैंने तरीके बताए हैं नेतन्याहू को कि डोनाल्ड ट्रंप को कहां से कौन सी रग दबाओगे तो आप उसे मना लोगे, उसने इसको तस्लीम किया है। वो गुस्से में नजर आता है कि मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, खास तौर पे सऊदी अरब क्यों इस जंग में नहीं कूदा, हम अकेले क्यों लड़े। अब बात यह है कि सऊदी अरब को इस जंग में झोंकने का, वो भी सियाने हैं ना, उनको वो यानी कि ब्लाइंड उनको भी पता है कि यहाँ पे इस रीजन में क्या हो रहा है। आप हालिया दिनों में देखें ना, कतर के प्राइम मिनिस्टर का कतर के अमीर का स्टेटमेंट, जासिम बिन हमद अल सानी, उसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन कॉल के ऊपर डायरेक्ट कहा है कि आप ये जो जंग कर रहे हैं इसके बड़े सीरियस और बड़े सख्त नताइज होंगे। और फिर जो अहमद अल हब्तूर जो है बिलियनियर मालिक है, उसने जो ओपनली लिखा है, उसने कहा है कि भाई हम अपने बच्चों को और उनके तो नहीं हम कुर्बान कर सकते, और यहाँ पे गेम्स कौन कर रहे हैं हमें पता है, और हमारे ईरान से बहुत गिले शिकवे हैं, लेकिन यहाँ पर इस जंग में हम ईंधन नहीं बनेंगे, ये स्टेटमेंट दिया है। तो वो जो लिंडसे ग्राहम है वो भी इस वजह से कर रहा है कि किसी तरीके से इसमें पाकिस्तान भी, ऑब्वियसली सऊदी अरब इन्वॉल्व होता है, तो पाकिस्तान जो है वो लामहला या पाकिस्तान के ऊपर बर्नट आएगा, या पाकिस्तान शामिल हो जाएगा, या पाकिस्तान इसके ऊपर अपना एक कुछ ना कुछ किरदार अदा करेगा। तो पूरे रीजन में वो फैलाने के लिए अब मोसाद लाइकली ये है कि देखें, वो अगर उन्होंने ऐसा कुछ ट्रिगर करवाना है, जो मोहम्मद बिन सलमान है उन्होंने अगर ऑनलाइन कैबिनेट मीटिंग्स लेना शुरू कर दी हैं, इसका मतलब ये है कि इस सिचुएशन में किसी भी अरब रहनुमा, चाहे वो मोहम्मद बिन ज़ैद हों, चाहे वो बहरीन के, चाहे वो ओमान के, चाहे किसी और मुल्क के, लेकिन यहाँ पर मोसाद एक कोई इतना बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ज़रूर कर सकता है। और इसकी यानी कि जिसके लिए एनेबलिंग ग्राउंड आपको कहाँ नज़र आता है कि अगर तो पहले दिन वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाते जो उन्होंने प्लान किया था कि जाएंगे, बमबारी करेंगे, ये सब कुछ करेंगे, नीचे जनाब अपराइजिंग हो जाएगी और हमारे तमाम मामलात ज़बरदस्त हो जाएंगे, खुदा उसके बरक्स है। और जो ईरान ने रेजिलियंस दिखाई, जो उन्होंने मज़ाहमत दिखाई, उसके जो प्लानिंग दिखाई, अब उसके नतीजे में, और वो ईरानी कहते हैं कि हम तो 20 साल से इस जंग की तैयारी कर रहे थे, 20 साल से हमारी तैयारी हो ही सिर्फ इस जंग के लिए रही थी, क्योंकि हमें पता था कि एक ऐसा मौका आएगा कि जहाँ पर हमारे खात्मे के लिए, यहाँ पर रजीम चेंज के लिए, इस्लामिक रेवोल्यूशन जो ईरान का है उसको अंडू करने के लिए इस किस्म का स्टेप अमेरिका और उसके इत्तेहादी उठाएंगे। तो हमने तो आज तक तैयारी सिर्फ इसके लिए की थी, और आज आप हमारा ट्रू पोटेंशियल देखेंगे। ऐसे तो नहीं हुआ कि वो कहते हैं कि जनाब एन आई फॉर एन आई, कि आंख का बदला आंख, जान का बदला जान, डिसैलिनेशन प्लांट का बदला डिसैलिनेशन प्लांट, बैंक ऑयल रिफाइनरी का मतलब ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी का बदला ऑयल रिफाइनरी, जहाज का बदला जहाज, बैंक का बदला बैंक। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो ये कह रहे हैं, अब तो आप बावजूद वॉर टाइम सेंसरशिप के वहां पर जो लोकल्स हैं वो भी वीडियोस बना रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो है
وہ یا تو رپورٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر میزائل بج گیا, یا یہ کہہ رہا ہے وہ ہم تو لائیو تھے, لائیو کے دوران ہی ہو گیا. ہاں, یا پھر یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں نا ہم تو وار ٹائم سینسرشپ کا سامنا کر رہے ہیں, ہمیں فلاں 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 چیز بتانے کی اجازت نہیں ہے. یعنی جب آپ وہ گن دیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمیں میزائل حملہ دکھانے کی اجازت نہیں ہے, اس کا مطلب ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے میزائل آ گیا. اس کا امپیکٹ آن گراؤنڈ رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ہوا ہے اور آپ اس کو دیکھیں. جو چیزیں عباس عراقچی نے اپنے ٹویٹر کے اوپر شیئر کی ہیں اور جو پاسداران انقلاب دعویٰ کر رہے ہیں, اس کو بی بی سی ویٹ کر رہا ہے. بی بی سی آبویسلی ایران کا, واشنگٹن پوسٹ, فائنینشیل ٹائمز, وال اسٹریٹ جرنل سب لکھ رہے ہیں. جو خبریں تسنیم, جو خبریں پریس ٹی وی, فارس نیوز ایجنسی, جو خبریں تہران ٹائمز دے رہا تھا, جو پریس کانفرنس اسماعیل بقائی کی تھی, یا جو گفتگو ختم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے ہو رہی تھی, وہ گفتگو اب زیادہ کریڈیبل تصور کی جا رہی ہے ایز کمپیئر ٹو جو گفتگو اسرائیل اور امریکہ اس کے بارے میں کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو ہمارے سامنے اس وقت تازہ نقشہ ہے میدان جنگ کا, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ناٹ فنشڈ یٹ ان ایران. ظاہر ہے کہ آپ کیسے فنش ہو سکتے ہیں؟ آپ کا تو جتنے بھی آپ نے اناؤنس کیے تھے ایجنڈاز, جو آپ نے گول پوسٹ شفٹ کیے, یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا بندہ وہ اپنے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکا. وہ وائٹ ہاؤس نے دیکھا کیا اسٹیٹمنٹ دیا ہے, وائٹ ہاؤس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ فیلنگ آئی کہ ایران حملہ کرنے اسٹیو وٹکوف کے اور جیرڈ کشنر کے اور فلاں کی گفتگو سے کہ ایران حملہ کر سکتے ہیں. ویئر از دی ایویڈنس؟ اس نے ڈال بھی ان 3 مشیروں پہ دی ہے نا جنگ بھی, کہ ان کی غلطی ہے. اچھا, اب سر کیا پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ روس انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے, روس جو ہے وہ ایران کو بتا رہا ہے, اور سیٹلائٹس چائنا کے یوز ہو رہے ہیں. یہ الزامات لگ رہے ہیں. اب یہ سی این این نے ایکسکلوسیو کر کے چھاپا ہے, رشیا از گیونگ ایران اسپیسیفک ایڈوائس آن ڈرون ٹیکٹکس ویسٹرن انٹیلیجنس سورسز سے. یعنی کہ وہ ان سورسز کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہو گیا. بہرحال اس وقت خلاصہ جو ہے وہ جنگ کا ہمارے سامنے یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل انرجی ایجنسی ہے اس نے ایگری کر لیا ہے 400 ملین بیرل کروڈ آئل ریلیز کرنے کا. کب تک ہوگا 400 ملین بیرل جو ہے آئل؟ جی, ہیوج نمبر, بہت بہت بڑا. یعنی امریکہ کے جو ٹوٹل اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز ہیں وہ 792 یا 782 ملین بیرل ہے. تو 400 ملین بیرل انٹرنیشنل انرجی ایجنسی جو ہے وہ جاری کر رہی ہے. اتنا بڑا کرائسس, یا اس کو اتنا ایمپلیفائی, اس کا دائرہ اتنا پھیلا دیا ہے ایران نے. اب کتنے دن اس سے آپ کنٹرول کر لیں گے؟ لا محالہ آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا, آپ کو کسی اور نتیجے پہ پہنچنا پڑے گا. اب 400 ملین بیرل جو ہے وہ جاری کرنا پڑا. یہ جنگ سے پہلے کیلکولیٹ کیا ہوگا نا بیٹھ کے, جس نے سوچا کہ ہم یہ جنگ شروع کریں, پھر بیٹھ کے ڈسکس کیا, پیپر پہ لے کے آئے. کل آپ نے ٹویٹ پڑھا تھا جو ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کیا تھا, ایپک مسٹیک. ہاں, اس نے کہا یہ پلے اسٹیشن پہ انہوں نے پلان کیا. پھر اسلامک جو پاسداران انقلاب ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہماری نیوی ڈیسائیڈ کر رہی ہے کہ کون سے ویسل گزریں گے کون سے نہیں, 1 لیٹر تیل بھی ہماری مرضی کے بغیر نہیں جائے گا. اور سب سے بڑا اسٹیٹمنٹ میرا خیال ہے آج یہ آیا کہ ابھی تک ہم جہاں سے حملہ ہو رہا تھا وہاں پر حملہ کر رہے تھے, یہ جوابی حملہ کر رہے تھے. اب ہم آل آؤٹ اپنے ٹارگیٹس پہ جائیں گے, اپنی مرضی کے ٹارگیٹس پہ جائیں گے. یہ بڑا ظاہر ہے کہ سچویشن. ایرانین کاؤنٹر اٹیکس کنٹینیو وائل سیورل گلف اسٹیٹس انکلوڈنگ کویت, قطر, سعودی عربیہ اینڈ UAE رپورٹنگ میزائل اینڈ ڈرون انٹرسیپشنز ان ریسنٹ آورز. یعنی کہ یہ سارا کچھ چل رہا ہے. ظاہر ہے کہ ہم اس کی تفصیل پہ جائیں گے تو بہت جو ہے وہ ڈیٹیلڈ ہو جائے گا. لیکن اب جو ہمارے سامنے جنگ کا منظرنامہ ہے, اس جنگ کے منظرنامے میں نظر یہ آتا ہے کہ موساد جو ہے وہ ڈرٹی پلے, اپنی ڈرٹی گیمز کو کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ بڑا کر سکتا ہے. دوسرا, واضح طور پر جنگ کے تمام تر نقصانات کے باوجود ایران اس وقت کنٹرول کر رہا ہے بہت ساری چیزوں کو. انٹرنیشنل آئل پرائسز, اسٹریٹ آف ہرمز میں فریڈم آف نیویگیشن کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا, ریجن میں کون سا بینک, کون سی ٹیک کمپنی کام کرے گی, کون سا بینک چلے گا, کون سی ایئر لائن اڑے گی, کون سا سیاح کہاں جا سکتا ہے, یہ سب ایران جو ہے وہی کنٹرول کرے گا. اگلی ویڈیو میں مزید تفصیلات
بہت طویل ہوگی. اگلی ویڈیو میں بہت ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. اس ویڈیو سے مجھے اور عیسیٰ نقوی صاحب کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اب کہیے اللہ حافظ.